तो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम वाला पे। और मैं नागेश दुबे एक बार फिर से नए प्रश्नों के एक सेट को लेकर आपके सामने खड़ा। चलिए, पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने पैटर्न को देखा, सिलेबस को देखा, क्वेश्चंस को भी देखा। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। संदीप जी, आपको भी गुड इवनिंग है मेरी तरफ से। सीवी पांडे जी, आपको प्रणाम है मेरी तरफ से। धीरे धीरे करते करते लोग जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं ताकि जी सीवी पांडे जी प्रणाम है, मेरा मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें आप। तो हम लोग बस इंग्लिश के कुछ खास खास सेक्शन जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम लोग लेकर चल रहे हैं। सौरभ जी, आपको भी, और आप बागी बलिया से हैं, मैं काशी से महादेव की नगरी से भी आपको प्रणाम कर रहा हूं। ठीक है सौरभ जी, बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, जिसमें मैंने बार बार एक बात कही हुई है। क्या कही है कि सर हम लोग प्रैक्टिस तो रखेंगे रखेंगे और साथ में ही हम लोग का कॉन्सेप्ट भी रहेगा, इसमें ये समझने वाली चीज रहेगी। देखिए भाई, पढ़ाई तो चलती रहेगी, साथ साथ में कुछ इस तरह की बातें भी हो जाए 1 मिनट के लिए तो अच्छा रहेगा। हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड, नॉट ऑन व्हाट यू हैव। भाई प्रश्न तो आएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटी तस्वीर के माध्यम से जो मैं बताना चाहता हूं वो क्या है कि कई लोग फूलों के बागीचे में बैठकर भी उदास रहते हैं और किसी के पास केवल एक फूल होकर भी वो खुश रहता है। समझिएगा। आशुतोष जी जय हिंद, आपको भी है मेरी तरफ से। हरिश्चंद्र जी जय हिंद है। संदीप जी गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग हरिश्चंद्र बाबू। तो ये याद रखना हम लोगों को कि लाइफ में हैप्पीनेस जो है वो हमारे एटीट्यूड से, हमारे सोचने के नजरिए से आता है। हम चाहेंगे खुश रहेंगे और ना चाहेंगे तो उदास रहेंगे। चाहे लाख सुख सुविधाएं हो, सब कुछ दे दिया जाए, फिर भी उदास, और कुछ लोगों के पास कुछ ना होने के बावजूद भी ये बात रहेगी। ठीक है, सभी लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सब लोगों को प्रणाम है, गुड इवनिंग है, नमस्कार है, आदाब है। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज से मैंने ये सोचा है, आज से मैंने ये सोचा है कि मैं आपको यह भी बताता चलूं कि कौन सा क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो किस टॉपिक के अंतर्गत आता है। आपको उसका पैटर्न भी पता होना चाहिए कि हाँ सर, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन देने जा रहे हैं, इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। तो सर इससे क्या फायदा होगा कि हम उस तरह के प्रश्नों को देखेंगे तो अवेयर रहेंगे कि अच्छा ऐसा प्रश्न इसका आता है। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो गौर कीजिएगा, देखिएगा। इसको फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ एक पार्ट को अंडरलाइन कर देता है और बोल्ड कर देता है और यह कहता है कि इसके बदले में क्या होना चाहिए या फिर यह बिल्कुल सही है। अब चलिए हम लोग पोल्स के माध्यम से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ट्राई करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है कि मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। आपको बताना है यहां जो वॉज किल्ड लिखा हुआ है वो सही है या फिर उसके जगह वर किल्ड होना चाहिए, कि आर किल्ड होना चाहिए, कि हैव बीन किल्ड होना चाहिए, या फिर नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ये इसको लेकर चलना हम लोग। बिल्कुल। तो एकदम आप लोगों ने आंसर दे दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो सही भी होगा। जान जाते हैं हम लोग, एक बार सीख लेते हैं। सर इसका जो आंसर होगा वो 100%
डी होगा। जो भी डी की तरफ गया हुआ है 25% लोग, मतलब हमको लगता है एक ही लोग होंगे जी, संदीप जी का आंसर डी की तरफ गया हुआ है। पीयूष जी ने भी डी कहा, आशुतोष जी ने भी डी कहा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल 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 मोनिका जी, मैं पूरे एग्जामिनेशन तक, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं क्लास को कंटिन्यूएशन में ही रखूंगा, याद रखिएगा। इसमें नो इंप्रूवमेंट क्यों होगा? जितने लोगों ने डी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। इसका कारण समझिएगा ऐसा क्यों हुआ। कई लोगों ने सोचा होगा कि सर मोर देन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मोर देन वन। उनको लग रहा है कि एक से ज्यादा की बात की जा रही है। बात सही है सर, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अनुसार एक बात याद रखिएगा, ये जो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता है और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन होता है, ये ग्रामर बेस्ड होता है, ग्रामर के रूल्स पर आधारित होता है। तो सर इसका रूल यही है कि जब कभी भी मोर देन वाला रूल आ जाता है, मोर देन का अगर रूल आ जाए, उसमें जो उसका करीबी नाउन होगा उसको देखकर हम लोग यूज करते हैं। पर्सन जो वर्ड है ये सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी कैसा होगा? तो ये भी कैसा होना चाहिए? तो सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर होगा, उसका मोर देन से कोई मतलब नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन जो दिया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, रिसेंटली आई हैव गिवन माई पार्ट 1 एग्जाम। अब आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है कि उसमें गिवन सही है या फिर उसके जगह पर इन चारों में से कोई और ना चाहिए। जी जी, संचित चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा गुरप्रीत अच्छा गुरप्रीत कैसा है सर जी? गुरप्रीत जी से इधर बीच तो बातचीत नहीं हो रही है संचित जी हमारी, इसके चलते मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, बुलंद हैं, तो वो अच्छे होंगे, निश्चित तौर पर अच्छे होंगे। तो रिसेंटली आई हैव गिवन, ठीक है ना, रिसेंटली आई हैव गिवन माय पार्ट 1 एग्जामिनेशन, इसमें क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं इसमें। ध्यानशु जी नमस्कार है मेरी तरफ से आपको भी। कुछ लोग बी की तरफ चल रहे हैं, कुछ लोग ए की तरफ चल रहे हैं। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। देखिए परीक्षा देने के लिए आमतौर पर क्या लोग सोचते हैं कि परीक्षा देने के लिए हम लोग गिवन वर्ड यूज करते हैं, नहीं। जब कभी भी स्टूडेंट कोई परीक्षा देता है, कोई भी स्टूडेंट परीक्षा देता है, तो परीक्षा उसको देने के लिए आपको या तो अपीयर्ड वर्ड का यूज किया जाएगा, ठीक है ना, मतलब अपीयर लगता है, या फिर टेक का प्रयोग करते हैं, या फिर सिट का प्रयोग करते हैं। अब सर इसमें मेरे पास दोनों ऑप्शन हो सकते थे, अपीयर्ड या टेकन। लगाएंगे कौन सो? सर अपीयर्ड के साथ यहां जो टू लगा हुआ है इसके चलते ये गलत हो गया, और इसका हो जाएगा रिसेंटली आई हैव टेकन माई पार्ट 1 एग्जामिनेशन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ गए सब लोग इस बात को? तो रिसेंटली आई हैव गिवन माई पार्ट 1 एग्जामिनेशन ये गलत होगा, रिसेंटली आई हैव टेकन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रिसेंटली आई हैव टेकन होगा, ये यहां पर आंसर इसका टेकन। परीक्षा देने के लिए, स्टूडेंट्स को परीक्षा देने के लिए हमेशा टेक या अपीयर का यूज होता है, अपीयर के साथ वहां पर टू लगा दिए गए, इसके चलते नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। इस जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, पोल में आपका 66% लोग सही गए थे। शेखर जी, सौरभ दुबे जी, पीयूष जी और विनोद कुमार जी का 4 लोगों का आंसर उसमें रजिस्टर्ड हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट
सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन कहते हैं, जिसको फ्रेज रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है। ये शुद्ध रूप से ग्रामर पर आधारित होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अरुण एंड पवन डज नॉट लाइक्स ईच अदर। इसमें आपको बताना है कि गलती क्या है। क्या बात है सौरभ जी? तो इसमें क्या हो जाएगा सर? समझने वाली बात क्या है सर? अरुण और पवन दो लोग हैं। जब दो लोग हैं तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए? जब दो लोग हैं तो ये प्लुरल हो गए, इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा होगा? तो प्लुरल होगा। तो डज जो होता है वो सिंगुलर होता है सर, तो डू लगेगा। क्या डू लगाने से काम चलेगा? केवल नहीं सर, डू के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता। पहला वाला ऑप्शन डू नॉट लाइक्स ये नहीं हो सकता। डज नॉट लाइक सर वहां पर तो लगना ही नहीं है, डज लगना ही नहीं है। आंसर इसका सी होगा। जितने लोगों ने सी कहा होगा उन सब का आंसर बिल्कुल सही है। 100% लोग, विनोद जी, सीवी पांडे जी, सौरभ जी और आशुतोष तिवारी जी, इन चार लोगों का आंसर इसमें रिकॉर्ड हुआ है और वो सही हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड और वेरी गुड। आपने देखा, आपने ये देखा कि अच्छा, जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन जिसको फ्रेज रिप्लेसमेंट कहते हैं वो कैसा होता। अब हम बात करते हैं वोकेबलरी सेक्शन में आते हैं। उसमें भी पार्ट्स बटे हुए रहेंगे। पहले हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, और फिर बात करेंगे हम लोग और एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स या फ्रेजेस। आप इसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये दिखेगा आपको समझ जाना है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि टू बी अ बॉल एंड चेन, इसका अर्थ क्या निकलेगा? टू बी अ बॉल एंड चेन, इसका क्या अर्थ निकलेगा? अब आपको यह बताना है। चार ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। देखिए, ग्रामर क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, वोकैब क्वेश्चन को रटना पड़ता है, एक तरीके से याद करना पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, वो भी मैं बता दूं आपको। कितने लोग बिल्कुल, क्या बात है, टू बी अ बॉल एंड चेन, ये आप लोगों ने जो अंदाजा लगाया है वो सरासर गलत है। याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, वेरी रेस्ट्रिक्टिव होगा। जो विल एज जी का जो आंसर आया हुआ है वो सही आया हुआ है। लोग कहते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कि विवाह जब किसी का हो जाता है तो वाइफ जो है वो भी फील करती है कि नाउ शी इज अ बॉल एंड अ, मतलब हर हस्बैंड इज अ बॉल एंड अ चेन। इसका मतलब उसका पति जो है उसके लिए बहुत ज्यादा रोक टोक करने वाला है। और ठीक यही बात पति कहता है कि हिज वाइफ इज अ बॉल एंड अ चेन। इसका मतलब उसकी पत्नी जो है वो हर जगह कमान कसती रहती है। तो वो बात आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी, क्या, रेस्ट्रिक्टिव, रोक टोक करने वाला, कंट्रोल करने वाला, जो अलाउ ना करता हो किसी चीज को करने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग बॉल एंड चेन। ये सौरभ जी ने बता दिया। बिल्कुल, अंजू जी आपको भी गुड इवनिंग है मेरी तरफ से। अब समझ गए सब लोग ना? टू बी अ बॉल एंड चेन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू बी अ बॉल एंड चेन का मतलब हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो सी में कोई गया ही नहीं था, सब लोग जो थे वो एक ही तरफ चले गए थे, यही बात आ गई। जी जी पारो जी, जय हिंद आपको भी मेरी तरफ से। तो बॉल एंड चेन का मतलब समझ गए सब लोग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका अगला क्वेश्चन पड़ा हुआ है। टू बी डाउन एंड आउट, बी डाउन एंड आउट, बी डाउन एंड आउट, इसका क्या मतलब निकल कर आएगा? बी डाउन एंड आउट,
जल्दी से बता दिए, क्या बात है, आंसर तो आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही इज डाउन एंड आउट, ये बी जो शब्द होता है ना, बी, ये जो बी है इसको समझा कीजिएगा। ये बी जो है, ये बी फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब का। इज, एम आर, वॉज, वेयर, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये। इसका मतलब है कि ही इज डाउन एंड आउट, ही वॉज डाउन एंड आउट। तो सर इसका आंसर जो है वो 100% पहला वाला ही होगा, ए होगा। जितने लोग ए की तरफ गए होंगे वही सही है। इसका मतलब होता है, देखिए, डेस्टिट्यूट, निराश्रित होना, इसका मतलब निर्धन हो जाना, गरीब हो जाना, हताश, निराश, परेशान हो जाना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक, कि डेस्टिट्यूट का मतलब सर गरीबी से संबंध है, निर्धनता से संबंध है। मतलब बी डाउन एंड आउट, इसका मतलब हो गया कि जिसके पास कुछ भी नहीं हो, जो निराश्रित हो, ठीक है, उसको कहते हैं। आंसर सर इसका ए होगा। ए में देखिए 3 लोगों का आंसर रिकॉर्ड हुआ है उसमें। वो 3 लोग कौन कौन से हैं सर? तो संदीप जी हैं, सौरभ जी हैं और आशुतोष तिवारी जी। इनके अलावा और लोगों का आंसर इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक, मिश्रा लॉ कैंपस जी को प्रणाम है मेरी तरफ से, और विधिक सेवा जी आपको भी प्रणाम है मेरी तरफ से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा सर है वो है बैकअप। सर बैकअप का क्या होगा ये बता दीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर ये। बैकअप, बैकअप, एक बात याद रखिएगा, अगर कभी पोल के आंसर के अनुसार आपका सही ना भी हो रहा हो, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आप अपना सही रखिए, भले वो समाज को दिखे न दिखे, कर्म करते रहिए, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हमेशा दिख जाएगी। तो सर बैकअप का मतलब होता है किसी को बैक करना, सपोर्ट करना। इसका मतलब पोल में आंसर देने के लिए पोल के ऑप्शन को खोलिए और ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए, वो भी यहां हो जाएगा। ठीक है ना सर? इसका जो आंसर होगा वो 100% बी होगा सर। बैकअप का मतलब होता है समर्थन करना। कैसा समर्थन? याद रखिएगा, स्टे बिहाइंड का मतलब हो जाता है पीछे रह जाना। अगर हम किसी से खुद ही पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, तो हम सपोर्ट कैसे कर पाएंगे? बैकअप का मतलब जो उसके सपोर्ट में खड़ा हो। तुम्हारे बैकअप के रूप में हम हैं, इसका मतलब है तुम जाओ, तुम्हारा मैं मोरली सपोर्ट कर रहा हूं, और जरूरत पड़ेगा तो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली सब तरह का सपोर्ट करूंगा। लेकिन जो पहला सपोर्ट जरूरी है वो आपके सामने ये होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग सर, बैकअप का मतलब हो गया सपोर्ट हो जाएगा। स्टे बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाना, तो पीछे रहना नहीं कहलेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है ना? संदीप संदीप वर्मा जी, आशुतोष जी और पीयूष जी का आंसर इसमें सही सही रिकॉर्ड हुआ है, ये देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है बैकआउट। बैकआउट, बैकआउट। आप लोग आंसर्स देते चलिए, घबराना नहीं है जरा सा भी किसी चीज को लेकर। ठीक है, इस बार थोड़ा पोल में कम समय मिलेगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, दे सकते हैं इसका आंसर। बैकआउट क्योंकि छोटा है, बैकआउट, स्टेप असाइड। इसके हिंदी मीनिंग को भी देखना है तो देख लीजिए आप। पैकअप करना का मतलब होता है किसी चीज को, सब कुछ को समेट देना, बंद कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो आप लोग और फास्ट आंसर दिया है आप लोगों ने। सर बैक आउट, सर बैक का मतलब तो हम समझ ही गए कि पीछे की बात कर रहा है, और आउट का मतलब सर बाहर। इसका मतलब सर बैकआउट का मतलब होता है किसी चीज से हट जाना, समर्थन वापस ले लेना, ये चीज हो जाएगा। इसका आंसर सर डी होगा। डी की तरफ ही चलना होगा हम लोगों को। अगर आप डी में गए होंगे तो सही है। रोहित जी का, संदीप जी का, पीयूष जी का और सीबी पांडे जी का, इन 4 लोगों का आंसर जो है इसमें सही रिकॉर्ड हुआ है। आयांश यदुवंशी जी आपको भी गुड इवनिंग है। पीयूष जी मैं आमतौर पर हिंदी पहले नहीं दिखा रहा हूं,
कभी काल थोड़ा सा और कंफ्यूज करना होता है तभी मैं दिखाता हूं, और नहीं तो उसको भी दिखाने का मतलब ही नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो ये था आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेज। सेक्शन वाइज चलने से सही है ना, कि हमको सर सेक्शन वाइज चलने में समझ में चीजें आ रही हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। सर पर्टिनेंट जो वर्ड है उसके बारे में पूछा गया है। अब ये जब कभी भी सिनोनिम और एंटोनिम की बात आ जाए, जब कभी भी सिनोनिम या एंटोनिम की बात आ जाए, उसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम की जब बात आ जाएगी तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या है। ठीक है ना, पूछा क्या है यह भी हमको समझना होगा, ध्यान दीजिएगा। अंजू जी, आप YouTube में है, आपके पास वो ऑप्शन होगा पोल्स वाला, पोल्स में जाना है, एक ऑप्शन का चुनाव करना है और आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, पर्टिनेंट वर्ड का मतलब हमको पता होना चाहिए कि पर्टिनेंट वर्ड है क्या। ठीक है, अब इसमें देखिए सबके आंसर्स अलग अलग हैं। एक बात याद रखिएगा, वोकेबलरी के क्वेश्चंस को मैं इसलिए ज्यादा रख रहा हूं, थोड़ा सा रख रहा हूं, ताकि आपके पास नए नए क्वेश्चंस आते रहें। तो पर्टिनेंट का मतलब होता है सर, जो पर्टिनेंट वर्ड होता है इसका मतलब होता है उचित। क्या होता है? उचित। मोहम्मद नदीम जी का भी आंसर, जो सीवी पांडे जी का आंसर है, जो आशुतोष तिवारी जी का आंसर है, ये सारे आंसर जो हैं, पीयूष जी का आंसर है, ये सौरभ दुबे जी का आंसर, सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। सर इसका आंसर जो होगा वो 100% डी होगा, इररेलेवेंट। पर्टिनेंट वर्ड का मतलब होता है जो उचित हो, जो रेलेवेंट हो। इसका अपोजिट पूछा जा रहा है, अपोजिट का मतलब हो जाता है सर विपरीतार्थक हो गया, तो उचित का क्या हो जाएगा? अनुचित। इसीलिए सर इसका हो जाएगा इररेलेवेंट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी आंसर में कितने लोग गए हैं भाई? 100%। क्या बात है, रोहित जी, सीवी पांडे जी, पीयूष जी, आशुतोष तिवारी जी और सौरभ दुबे अमन जी का, इतने लोगों का आंसर जो है वो सही आया हुआ था। एक्सीलेंट। चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आया हुआ है वो है सर निम्बल वर्ड का, निम्बल का। तो निम्बल के बारे में पूछा गया है और इसका क्या पूछा हुआ है? तो सर एंटोनिम। ये हमेशा ध्यान रखिए कि पूछा क्या जा रहा है। वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन में इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ये ध्यान रखना है कि जब विपरीतार्थक पूछ रहा है तो विपरीत अर्थ बताना है, समानार्थक पूछेगा तो समान अर्थ बताना है। सिनोनिम और एंटोनिम का खेल है ये। तो सर ये तो आसान सा है, बिल्कुल एकदम सही चल रहे हैं आप लोग। क्या बात है, आंसर आप लोगों ने दे दिया। सर निम्बल का मतलब होता है, निम्बल जो वर्ड है ना, इसका खुद ही मतलब होता है फास्ट, तेज। तो सर इसका आंसर हो जाएगा क्लमजी। ए आंसर होगा, ए होगा। ये तीनों तेज की बात करते हैं, इसका सिनोनिम हो गया। ये तीनों जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं एक तरीके से, और ये इसका एंटोनिम है। क्लमजी का मतलब होता है सर ढीला ढाला, जिसको कहते हैं, मतलब जो उतना एक्टिव ना हो, एकदम अनाड़ी की तरह काम करने वाला। समझ गए? क्लमजी जो है वैसे लोग होते हैं जो ज्यादा ध्यान वगैरह देते नहीं है, एकदम स्लगिश टाइप के लोग रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर जो हो गया सर वो हमारा ए है, ए है, आप देख सकते हैं। ठीक, ए में कितने लोग गए थे भाई? तो 0% इसमें रिकॉर्ड हुआ है। ज्यादातर लोगों ने बी की तरफ अपना चुनाव किया था। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर अगला जो वर्ड हमारा है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि पूछा क्या है, सिनोनिम या एंटोनिम। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, 10वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इसके आंसर को पकड़िए। सर एफेमेरल जो वर्ड है, जो एफेमेरल वर्ड है इसका, एफेमेरल जो वर्ड है इसका कौन सा सिनोनिम है? सिनोनिम का मतलब समझ गए ना सर? सिनोनिम का मतलब होता है, सिनोनिम का मतलब होता है कि
उसका समान अर्थ वाला। क्या बात है, पीयूष जी का आंसर आ चुका है, आशुतोष जी का आंसर अलग आ गया है, सीवी पांडे जी का आंसर ठीक है। आशुतोष जी आप मतलब देखिए, कोई ए की तरफ चल रहा है, कोई सी की तरफ चल रहा है, इसका मतलब है कहीं एक एक तो लोग सही होंगे, एक कुछ लोग गलत होंगे। सर इसका जो आंसर है ये 100%, इसकी जो मीनिंग होती है वो सर टेम्पररी ही होती है, मतलब वो अल्पकालिक जो है वो क्षणिक होती है, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, अस्थाई। एफेमेरल का मतलब क्या होता है, अस्थाई होता है। ये उसके अपोजिट वर्ड्स हैं, परमानेंट, लास्टिंग हो, एंड्योरिंग हो, ये उसके अपोजिट वर्ड हैं। इसका मतलब सर इसका आंसर होगा सी। और सी की तरफ कितने लोग गए हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। 50-50 में मामला गया है, सीवी पांडे जी और आशुतोष तिवारी जी का आंसर उसमें सही रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आया हुआ है, अब आप उस पर गौर करिए। बिल्कुल अंजू जी, आपका आंसर 100% सही था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सब लोग, क्वेश्चंस जो भी मिल रहे हैं, जो नया शब्द मिल जाए, जो नई चीज मिल जाए, सीखने वाला उसी को ग्रहण करता हुआ चला जाएगा। सही हुए गलत हुए ये सेकेंडरी चीज है। एक्स कर्बेट का इसका क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसका भी क्या पूछा है सर, तो सिनोनिम पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, सिनोनिम पूछा हुआ है। तो सर इसके क्या बात है, सौरभ जी, टीवी पांडे जी, सबके आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अब भाई किसी का सही होगा, किसी का गलत होगा, ठीक है ना। तो सर इसका जो मीनिंग होता है ये होता है क्या, सिनोनिम पूछा हुआ है तो सर ये हो जाएगा वर्सन होगा। ए आंसर इसका आएगा, और ज्यादा खराब करना, ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। और ज्यादा किसी चीज को खराब करना, उसके लिए है सौरभ जी और सीवी पांडे जी, इन दो लोगों का आंसर इसमें सही रिकॉर्ड हुआ है। सूर्या रॉय जी ने भी कहा हुआ है कि अच्छा ए ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार हम लोग एक्स्ट्रा दिमाग जब लगाते हैं अच्छा ऑप्शन के माध्यम से, अच्छा ये तो उल्टा दिख रहा है, इंप्रूव उसी का है, इसका मतलब सर उन लोगों से अलग है तो यही होना चाहिए। नहीं सर, इसका जो आंसर है वो वही रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें एक ही क्वेश्चन हम लोग देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स का आपके पास केवल एक ही क्वेश्चन रहेगा, उसको देख लेते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को क्या है ये सर, और फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये ग्रामर से भी हो सकते हैं, वोकैब से भी हो सकते हैं, मतलब इसके लिए आपको सारे पहलुओं को लेकर चलना पड़ेगा। अगर ग्रामर की जानकारी अच्छी होती है तो वो हर मायने में मदद करता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन है, ही फेल्ट अ सेंस ऑफ डैश व्हेन ही सॉ हिज ओल्ड फ्रेंड। इसमें क्या होना चाहिए देख लीजिएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप लोग, सब लोगों ने आंसर दे ही दिया। देखिए जो सीवी पांडे जी का जो आंसर आया हुआ है उसमें भाव है, मन का भाव है कि भाई जब हम पुराने मित्र को देखेंगे तो उदास हो जाएंगे। आप याद रखिएगा, अ सेंस ऑफ, आप अगर कभी भी पुराने मित्र को देखेंगे तो उदास कभी नहीं होंगे। वो अगर एक क्षण को आंसू भी आएगा तो वो भी खुशी के आंसू होंगे, वो कभी भी उदासी वाला आंसू नहीं होगा, ये याद रखिएगा। समझ गए इस बात को ना। तो ये ध्यान रखना है कि ही फेल्ट अ सेंस ऑफ डैश
व्हेन ही सॉ हिज ओल्ड फ्रेंड। तो जितने लोगों को, देखिए आपने अपने मन के भाव को इसमें प्रेजेंट करने का प्रयास किया, जरूरी नहीं कि वो वैसा ही होगा। इसका जो आंसर होगा सर वो बी होगा। मर्द का मतलब होता है, मर्द का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस। इसका मतलब जब आप पुरानी चीजों को देखेंगे, तो आप पुरानी चीजों को देखेंगे तो आपके मन में खुशी का एहसास, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा, बी के अलावा कोई और नहीं होगा। 40% लोग, मतलब पीयूष जी और सौरभ दुबे, अमन जी का आंसर इसमें सही रिकॉर्ड हुआ है। अब समझ गए सब लोग ना कि देखिए, एक हम सोचेंगे और एक उसका उत्तर होगा, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात हो गई। अब मैं बता रहा हूं आपको एरर डिटेक्शन के बारे में, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि एरर डिटेक्शन जो होता है, और जो सबसे पहले आपने देखा था सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये ग्रामर के रूल्स पर बेस्ड होते हैं, याद रखिएगा। ये ग्रामर के रूल्स पर चलते हैं 90% ऑफ द टाइम। जी जी, सबके अलग अलग राय हो सकती है, सबके अलग अलग विचार हो सकती हैं। वो आपका अपना मन होगा, अपना विचार होगा कि मुझे खुश होना है कि नाराज होना है कि दुखित होना है। ये सबका अलग अलग होगा। एक होता है उत्तर और एक होता है मेरा मन क्या कह रहा है। तो मन पर नहीं चलना है, जो सामान्य तौर पर उत्तर होता है वो होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें आपको ढूंढ कर बताना है कि गलती कहां है। इसमें गलती कहां है आपको यह बताना है। एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें 4 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट में सेंटेंस खत्म होता है और चौथा पार्ट जो है वो नो एरर का है। इसका मतलब उसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। अब आप देख लीजिए और बता दीजिए आप लोग। तो सबका अलग अलग, सबके आंसर्स अलग अलग आएंगे, वो मैं जान रहा हूं, ठीक है। कुछ लोग ए की तरफ जाएंगे, कुछ लोग बी की तरफ जाएंगे, कुछ लोग सी की तरफ जाएंगे, कुछ लोग डी की तरफ जाएंगे। हमारे जाने से नहीं होगा, होगा क्या, आंसर क्या है और रूल क्या है। इसका जो आंसर होगा पहले मैं बता दे रहा हूं सर, इसका आंसर है बी। 80% लोग उसमें गए हैं। डिफेंस एकेडमी जी, सौरभ जी, सौरभ दुबे, अमन जी, आशुतोष जी और सीबी पांडे जी, 4 लोगों का आंसर इसमें सही बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूं, गलती बिल्कुल सही बोल रहे हैं जितने लोगों ने आप लोगों ने बी कहा है, और सबका आंसर बिल्कुल सही है, इसमें डाउट नहीं है। क्यों होगा अब ये जान जाइए। सर पूजा जी आप कह रहे थे ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट रूल्स, तो इसी के माध्यम से मैं बताता चला जाऊंगा कि सर कभी भी इट इज हाई टाइम लिखा रहे, जिसको हम लोग इट्स हाई टाइम भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट का मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ गया, तो सर इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है ना, ये वर्ब जो होगा ये हमेशा सेकंड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ये पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये याद रहेगा। बिल्कुल 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 पीयूष जी, आप लोग एकदम सही चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनसे गलती हुई है उसके लिए ये क्या होता है, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप लोग। कभी भी इट्स हाई टाइम दिखाई पड़ जाए, क्या दिखाई पड़ जाए, इट्स हाई टाइम अगर दिख जाए, तो इसके साथ सर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा सर, तो वो हमेशा सेकंड फॉर्म में होगा, याद रखिएगा। इसका मतलब सर यहां पर सेंड नहीं बल्कि सेंड करेंगे तब होगा। जितने लोगों को यह जानकारी नहीं थी वो अब इसको समझ गए होंगे, और जिनके पास जानकारी थी उनको तो पता ही था। ये अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्लियर हो गया वो हमारा। अब आते हैं हम लोग सर, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी का, एरर डिटेक्शन का। दिल्ली इज ओल्डर देन एनी सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है वो भारत के किसी और शहर से ज्यादा पुराना है। क्या बात है। इट्स हाई टाइम का मतलब होता है काफी समय बीत गया, ठीक है ना। क्या बात है,
क्रैक कंपटीशन जी का बी आंसर आ चुका है, क्या बात है। AK गौतम जी गुड इवनिंग आपको भी मेरी तरफ से। अब सब लोग बी की तरफ चल पड़े हैं। बिल्कुल सर, 100% आंसर इसका दिख ही रहा है। क्या हो जाएगा सर? तो एकदम स्पष्ट यहां दिख रहा है कि गलती कहां पर है सर, किस पार्ट में है सर? ये वाला पार्ट जो आप जितने लोगों ने कहा है, ये पार्ट बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नो एरर तो होने का सवाल नहीं। गलती कहां है? इस वाले पार्ट में गलती है सर। गलती यहां सी में है। जितने लोग भी बी की तरफ गए हैं, मैंने देख लिया था आशुतोष जी, आप लोगों को कई लोगों ने सी का आंसर पकड़ा है, सही होगा। 50% लोग, पीयूष जी, आशुतोष जी और डिफेंस एकेडमी जी का आंसर इसमें सही सही रिकॉर्ड हुआ है सी की तरफ। बिल्कुल डिफेंस जी, एक बात मैं बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये धीरे धीरे होगी चीजें। क्लोज टेस्ट भी लेकर आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी लेकर आएंगे, सेंटेंस जो आपका अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है, वो भी लेकर आएंगे, सब लेकर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वेट करना है, धीरे धीरे करके आता रहेगा, किसी ना किसी सेक्शन से शुरुआत होगी वो। इसमें सर ऐसा क्यों हो गया, तो सीख लीजिएगा एक बात को। एक रूल मैं बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा सब लोग सुनिएगा। सर कभी भी किसी सेंटेंस में अगर देन दिखा, क्या दिखा? एकदम सही आंसर है सर, लेकिन मैं सब लोगों को याद करवा दूं, सुन लीजिएगा। कभी भी किसी सेंटेंस में अगर देन दिखा और देन के बाद एनी, मेनी या मोस्ट अगर दिखा, देन के बाद क्या दिखा? एनी, मेनी, मोस्ट, और तुलना जो है वो सेम कैटेगरी में हो रही हो, जैसे दिल्ली भी क्या है? एक शहर है, एक शहर की तुलना दूसरे शहर से की जा रही है, मतलब कैटेगरी सेम है। ऐसे कंडीशन में कभी भी अगर देन के बाद एनी, मेनी, मोस्ट आ जाए और कैटेगरी सेम हो, जैसे लड़के की तुलना लड़के से, लड़की की तुलना लड़की से, किताब की तुलना किताब से, शहर की तुलना शहर से, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि सर अगर कैटेगरी सेम होती है तो उसमें हम लोग हमेशा अदर का यूज करते हैं, और कैटेगरी अगर अलग होगी तो अदर का यूज नहीं होता है, याद रखिएगा। समझ गए? ठीक, क्लियर हो गया सब लोगों का कि सर अब ये याद रहेगा कि देन के बाद अगर हमको एनी, मेनी या मोस्ट दिखता है और उसके साथ कैटेगरी अगर सेम होगी तो 100% हम लोग इसके साथ किसका यूज करेंगे? अदर का यूज करेंगे। तो इसका आंसर सर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंकज जी आपको भी गुड इवनिंग है मेरी तरफ से। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, तो हो गया ग्रामर का, आपको आपने एरर डिटेक्शन के 2 पार्ट देखा। अगला क्वेश्चन हमारा नरेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है सर? नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन के क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस रहेंगे मिलते जुलते, सब हमको मिलते रहेंगे। इसको भी ले ले हम लोग अब, ठीक। He said to the interviewer, could you please repeat the question? Could you please repeat the question? क्या हो जाएगा सर? थोड़ा समय मैं आपको दे रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि पोल की टाइम आपको कम पड़ जाए, इसलिए थोड़ा और समय मैं दे रहा हूं ताकि आप लोग उसको पढ़ लें, समझ लें। अब मैं आपके लिए पोल्स लगा भी रहा हूं, चलिए। He said to the interviewer, could you please repeat the question? इसके लिए एक हमेशा ट्रिक याद रखिएगा सब लोग, जब कभी भी प्लीज लगा रहता हो या काइंडली लगा रहता हो, उस सेंटेंस में हमेशा रिक्वेस्टेड तो आएगा ही आएगा, रिक्वेस्टेड तो आएगा ही आएगा। और एक और बात है, जब कभी भी आपने रिक्वेस्टेड लगा दिया, अगर आपने, सुन लीजिए ध्यान से इसको अच्छे से, अब देखिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ए के अलावा कुछ और नहीं होगा। 2 लोगों ने ट्राई किया था, सौरभ जी ने और अक्षय जी का आंसर इसमें रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। बाद बाकी आप लोग जो, बिल्कुल अक्षय जी आपका आंसर मैंने देख लिया है। इसमें जितने लोगों से और गलती हुई है वो सीख लीजिए और समझ लीजिए कि ऐसा हुआ क्यों।
कभी भी नरेशन का क्वेश्चन अगर दिखाई पड़ता है, आप क्वेश्चन में ही ट्रिक ढूंढने का प्रयास कीजिए। क्या क्या हो, एक दिन मैं बता दूंगा इसके बारे में भी आपको। सर जब यहां पर हमको प्लीज दिखा, पहली बात है प्लीज दिखा, इसका मतलब है कि सर यहां रिक्वेस्टेड होना चाहिए, कंफर्म है। रिक्वेस्टेड कितने में लगा हुआ है सर? तो चारों में लगा हुआ है रिक्वेस्टेड। इसने सर मेरी मदद नहीं की बल्कि मुझे और कंफ्यूज कर दिया। रिक्वेस्टेड। अब एक खास बात याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में आपने रिक्वेस्टेड लगा दिया फिर आप दोबारा उसमें प्लीज का प्रयोग नहीं कर सकते, यह भी ध्यान रखना हम लोगों को है। सर प्लीज नहीं होगा, ये अब समझ लिख लिए। तो सर इसमें क्या लगा हुआ है? तो प्लीज लगा हुआ है सर, ये तो होगा नहीं। ठीक सर, ये कट गया। जो लोग बी की तरफ गए होंगे उनका आंसर गया काम से, क्योंकि प्लीज लगा हुआ है। अब सर सी और डी क्यों नहीं हो सकता? तो कारण क्या है सर? इसमें टू के बाद आईएनजी दिखाई पड़ रहा है, ये गलत हो गया सर। और इसमें क्वेश्चन में कहीं हैव है ही नहीं, तो हैव की जरूरत है नहीं। तो सर इसका आंसर जो होगा 100% ए होगा, ए के अलावा कुछ और नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है आशुतोष जी, टेंस चेंज कब करते हैं? ये हम लोग, उसका नियम होता है कि प्रेजेंट टू पास्ट जाता है वो, लेकिन ये खुद ही जब पास्ट में होगा तो फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आशुतोष जी। जैसे मान लीजिए विल लिखा है तो वुड करेंगे, विल लिखा है तो वुड करेंगे, लेकिन जब वुड लिखा रहेगा तो वुड को हम लोग विल में चेंज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चेंज होने का मतलब है कि सर जवान से हम मतलब अगर बच्चे हैं तो बच्चे से हम जवान होंगे, जवान से बूढ़े होंगे, फिर जवान से बच्चा होने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। ठीक है चलिए अब अगले क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आशुतोष जी, एकदम सही है। आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें दो राय नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, नरेशन के क्वेश्चन में एकदम आसान होता है पकड़ना। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए नरेशन का, आप उसके हेल्पिंग वर्ब पर गौर करिए, एकदम सही चल रहे हैं इस बार। कभी कुछ डिफिकल्ट भी मिल सकता है और कभी कुछ आसान भी मिल सकता है। तो सर जब क्वेश्चन में विल दिखा हुआ है तो जिस बात को आशुतोष जी रख रहे थे कि सर टेंस तो चेंज होगा ना, हाँ सर अभी हमने तुरंत कहा था कि सर विल का तो वुड होगा। पहले चेक कीजिए, हमेशा परीक्षा में एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। इसमें सर विल लगा हुआ है, ये हो नहीं सकता। सर विल का वुड चाहिए, इसमें वुड नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। मेरे पास सर बचे दो ऑप्शन, कौन से सर? सी और डी। तो अब सर उसमें कहीं पर भी बी और आईएनजी तो है नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सर आंसर जो होगा वो 100% डी होगा। आप सब लोग सही हैं, इसमें जरा सा भी सोचने वाली बात नहीं है। उम्मीद है 100% आएगा, नॉट बैड। 85% भी लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सीवी पांडे जी, मोनिका जी, डिफेंस एकेडमी जी, पूजा ब्लॉग जी, आदेश जी और एक और कौन है, सचेंद्र जी का आंसर इसमें सही आया हुआ है। तो अब ये पॉइंट आपको बिल्कुल बिल्कुल, चलिए एकदम सही चले हैं आप लोग। सर नरेशन को भी हमने देख लिया, अब थोड़ा वॉइस को भी देख लेते हैं सर। वॉइस के भी क्वेश्चन को थोड़ा अटेम्प्ट कर लें हम लोग, है कि नहीं? वॉइस का भी क्वेश्चन है। अब क्या है, ये क्वेश्चन वॉइस का है। वॉइस के बारे में मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, आप लोगों को उस ट्रिक को यूज करते हुए उसका आंसर देना है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? क्या आंसर सर इसमें कैसे पकड़ने का तरीका बताए थे कि हम लोगों को डायरेक्ट किस पर ध्यान देना है? तो सर हम लोग को वर्ब पर ध्यान देना है। सर किस पर ध्यान देना है? वर्ब के ऊपर। इस सेंटेंस में बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सर चुटकियों में वॉइस का आंसर दे सकते हैं। कैसे? तो सर आप देखिए कि वर्ब का फॉर्म कौन सा दिया हुआ है इसमें। वर्ब का फॉर्म कौन सा है सर? ये दिया हुआ है मेरा 200। क्या वो वर्ब है? नहीं सर, उससे कहां फंसाने चले हम लोग को आप। अरेस्टेड लिखा हुआ है सर। अरेस्टेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है सर? तो ये V2 है। और जब कभी भी वॉइस में V2 आ जाए तो V2 के जगह पर वॉज या वर
प्लस V3 यूज होता है। आप ढूंढिए कितने में वॉज वेयर प्लस V3 लिखा हुआ है, तो सर केवल एक में लिखा हुआ है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कौन कौन सा नहीं होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो सर 100% आप लोग सही हैं, सही आंसर होगा 66% लोग। पूजा ब्लॉग जी, आशुतोष जी, सौरभ जी और रोहित श्रीवास्तव जी का आंसर इसमें सही रिकॉर्ड हुआ है। और जितने लोगों का आंसर वहां आ रहा है, जैसे अंजू प्रजापति जी का, ठीक है ना, सचेंद्र जी का, विल एज जी का, तो सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। एक और क्वेश्चन आपके पास जो आया हुआ है, ये भी जो है ये वॉइस का ही क्वेश्चन है। माया जय सिंह पटेल जी, आपको भी गुड इवनिंग है। और साधना जी, आप सबसे पहले जुड़ने वाली मेरे यूपी उत्तर प्रदेश की जो क्लास मैंने यूपी एग्जाम वाला पर शुरू की यूट्यूब पर, सबसे पहले जुड़ने वाले में साधना जी आप थे। ठीक है, प्रणाम है आपको भी मेरी तरफ से। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा क्या है कि सर इस सेंटेंस को हमको पहले ही से ये पैसिव में है, कैस में है, पहले ही से पैसिव में है, तो पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। सर पैसिव से एक्टिव अगर चेंज करना होगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन में देख लीजिए सर, इसमें वर्ब और V3 आ रहा है। अभी ठीक इसके पहले आप चले जाएंगे तो सर वॉज वर्ब प्लस V3 किसके बदले आया था, सर वो V2 के बदले आया था। तो जब ये पहले ही से आया है तो इसको हटाकर इसके जगह पर क्या करना पड़ेगा सर, तो सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा। जी जी माया जी, प्रणाम है माया जी, प्रणाम है आपको, क्षमा क्षमा याचना करता हूं मैं आपसे। तो सर इसमें V3 की जगह पर वॉज V2 होना चाहिए, और V2 कितने में लगा हुआ है सर वो भी गौर कर लीजिएगा। तो दे सोल्ड, ठीक है, द कॉन्सर्ट टिकट्स वर सोल्ड आउट, तो दे सोल्ड। पहली बात है सर, इन तीनों में शुरुआत किससे कर दी गई है सर, तो कॉन्सर्ट टिकट, कॉन्सर्ट टिकट, कॉन्सर्ट टिकट। वॉइस में हमेशा पलटता है, पलटता है। क्वेश्चन में एक शुरुआत कॉन्सर्ट टिकट से हुई है, तो आंसर में कॉन्सर्ट टिकट से शुरुआत नहीं होगी। इसका मतलब सर आंसर जो होगा वो ए होगा। जितने लोगों ने ए लिखा होगा अच्छी बात है, और नहीं तो फिर गड़बड़ा गया मामला। आशुतोष जी और रोहित जी का आंसर इसमें सही आया है। हृदय से आशीर्वाद है माया जय सिंह पटेल जी, आपको भी प्रणाम है मेरी तरफ से। तो समझ गए सब लोग इस बात को ना, ऐसा क्यों हुआ, तो उसका कारण क्या है सर, कि सर कारण इसका यह है कि कभी भी वॉइस का क्वेश्चन हो तो उसका सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट होता है, समझ गए, नहीं भी दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं, ये कभी भी अपने उसी पोजीशन पर नहीं रहता है, इसको चेंज होना पड़ता है। तो सर सब्जेक्ट में तो अब जो जरूरत था हमको दिया नहीं था, दे हमने लगा दिया, और यही सेंटेंस इसका 100% सही होगा, इसके अलावा कोई और नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये ध्यान रखना हम लोगों को, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है, भूकंप की पढ़ाई को लेकर जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। द साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स, इसका आंसर क्या होगा, ये तो बिल्कुल आसान सा है। क्या बात है, इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है। राजदीप जी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आंसर अपना, और सब लोग इस बार लगता है कि इस बार 93% से कम नहीं होना चाहिए, एकदम सेस्मोलॉजी आप लोगों ने आंसर दे भी दिया है। अब इसमें क्या सोचना है सर, ठीक है, आंसर आप लोगों ने दे दिया है, मुझे पता चल गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसका अर्थ भी देख सकते हैं किसका क्या है, सेस्मोलॉजी क्या होता है, मीटरोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। अब ये आंसर बताने के लिए आपका पर्याप्त है।
सर इसका आंसर 100% ए होगा। ए के अलावा 93% एज एक्सपेक्टेड। तो सीवी पांडे जी, पीयूष सोनकर जी, विल जी, सचेंद्र जी, ए के गौतम जी, सत्येंद्र कुमार जी, साधना जी, शिवपाल जी, पांडे जी, करण बाबू, आशुतोष जी, माया जयसिंह पटेल जी, सौरभ जी और अंकुर शर्मा जी, इतने लोगों ने इसका आंसर 100% सही दिया हुआ है। नॉट बैड एट ऑल, वेरी गुड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अगला क्वेश्चन जो आपके पास आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, इसको थोड़ा बताइए। ये थोड़ा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है। परीक्षा में ऑप्शंस देने में थोड़ा क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाया दिया जाता है, ताकि एक जैसे ऑप्शंस जब दिखने लगते हैं तो लोग गलतियां कर जाते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। द ईयरली रिटर्न ऑफ अ डेट, द ईयरली रिटर्न ऑफ अ डेट। द ईयरली रिटर्न ऑफ अ डेट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मैंने कहा ना ये ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये सर? ये डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है, ट्रिकी है ये, ट्रिकी बस। ठीक सर, इसका आंसर जो होगा वो 100% सी होगा, सी आंसर होगा। सी में 61% लोग गए हैं। पीयूष जी, राजदीप जी, करण बाबू, मोनिका जी, पूजा जी, अंजू जी, विल एज जी और यूपीएससी आईएएस मोटिवेशन, इतने लोगों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है। वेरी गुड। अब आपको ऐसा लग रहा होगा तो मैं बता दूं आपको, बर्थडे जो है ये साल में आता है वो दूसरी बात हो गई, लेकिन कोई तारीख जो बार बार हर साल आती हो उसको जन्मदिन ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। जन्मदिन तो हर बार, जन्मदिन के अलावा भी तो कई सारी चीजें आएंगी, इसीलिए तो आप उसको क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी बोलते हैं, सालगिरह बोलते हैं। जो सेंटनरी होता है ये शताब्दी के लिए आता है, सदी के लिए आता है। सर एनिवर्सरी का मतलब हो गया सालगिरह, इसीलिए बर्थ एनिवर्सरी भी होती है, मैरिज एनिवर्सरी भी होती है, और जिसकी मैरिज एनिवर्सरी हो गई तो डेथ एनिवर्सरी दूर नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। मंटू बाबू उसी का तो मैं उत्तर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बर्थडे जो होता है, बर्थडे ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन केवल यही आता है वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कि हर साल आने वाली तारीख को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था, पोल का रिजल्ट हम लोगों ने देख ही लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो पैरा जंबल का है। किसका है सर? पैरा जंबल का है। तो पैरा जंबल का मतलब हो गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्या होता है सर? सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपको एक देता है। ठीक है, जैसा कि मैं कह रहा हूं क्लोज टेस्ट भी आएगा, कॉम्प्रिहेंशन भी, सब कुछ आएगा, याद रखिएगा। सर ये क्वेश्चन जो आपके सामने आया हुआ है, ठीक, इसमें हमको दिमाग लगाकर बताना है कि सीक्वेंस कौन सा सही है, यह हमको लेकर बताना है। चलिए पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने। क्या बात है माया जयसिंह पटेल जी, आपने एकदम दिल जीत लिया। क्या बात है, वो उत्तर दिया जो मैं नहीं दे पाया, क्या बात है। और एक्सीलेंट लॉजिक भी आपका दिया हुआ है। प्रणाम करता हूं माया जयसिंह पटेल जी, एक बार फिर से प्रणाम है आपको। अब इसका आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो सर इसका भी जो ट्रिक मैंने कल बताया था उससे मिलता जुलता ही है। क्या है सर? सबसे पहली बात इसमें क्या है सर कि 100% इसके लास्ट में सी आएगा, क्योंकि सर इसमें कॉन्सिक्वेंटली वर्ड यूज किया गया है। कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, दस, ये सब जो है ये सारे के सारे रिजल्ट देते हैं। तो सर सी लास्ट में होगा। कितने के लास्ट में सी है? तो सर ये नहीं है और ये नहीं है। इसका मतलब कि सर आंसर या तो सी होगा या तो बी होगा। अब आप देखिए सी में किससे शुरुआत कर रहा है? बी से कर रहा है। तो बी से शुरुआत, दिस डिसीजन, तो कौन सा डिसीजन? पहले उसका तो जिक्र होना चाहिए। इसका मतलब सर ये भी नहीं होगा। जितने लोगों ने बी आंसर दिया हुआ है उन सब का आंसर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। सौरभ जी, आशुतोष जी और अंजू प्रजापति जी,
3 लोगों का आंसर इसमें रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, ठीक। नहीं नहीं आशुतोष बाबू, एनिवर्सरी जो है, ये एनिवर्सरी जो है वो जिसके साथ जोड़ेंगे वही आना, तारीख। ठीक, चलिए अब आगे देखा जाए हम लोग। स्पेलिंग मिस्टेक के कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे सर आपके पास, जल्दी जल्दी बता चलना हम लोगों को, इसमें ज्यादा टाइम हम आप लोग को नहीं देने वाले हैं। साधना जी, ईश्वर से हृदय से प्रार्थना करता हूं, मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं, आप जिस उद्देश्य को लेकर आगे चल रहे हैं वो आपका पूरा होगा, पूरा होगा और पूरा होगा। ईश्वर पूरा करें उस चीज। जो कॉलोकियल जो वर्ड है इसका हम लोगों को बताना है, तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सर इसका आंसर जो होगा वो 100% सी होगा, सी के अलावा कोई और नहीं होगा। सब स्टैंडर्ड होता है जो इसमें एक इनफॉर्मल, जिसको हम लोग कहते हैं अनौपचारिक, 2 लोगों ने इसका आंसर दिया है और वो सही भी आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सौरभ जी और रोहित श्रीवास्तव जी। और लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया क्योंकि उनके मन में डाउट रहा होगा, सर आंसर उसका सी था, क्लियर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है अटेंडेंट की स्पेलिंग कौन सी होगी? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, पोल समाप्त होने से पहले अटेंडेंट की स्पेलिंग कौन सी होगी? हो गया सब लोगों का? बिल्कुल आसान सा सर इसका आंसर था। इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप लोगों ने पकड़ लिया, पहले तो डबल टी होगा सर, इसका मतलब ये तो गया काम से। इसमें है सर ATTE होता है सर, इसका मतलब ये भी गया काम से। मामला यहां और यहां में फंस रहा है, आंसर सर इसका ए होगा। DANT होता है, कभी भी DENT नहीं होता है, इसी में तो फंसेंगे। ANT और ENT में बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग फंसते हैं। ठीक, सौरभ जी, पीयूष जी और आशुतोष जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें बताना है कि किसकी स्पेलिंग गलत है, ये बताइए आप। किसकी स्पेलिंग गलत है ये बताना है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक वो था कि सही कौन सा है ये बताना था, और इस बार बताना है कि कौन सा गलत है। माया जयसिंह पटेल जी उस तरह से करेंगे तो फिर चेहरा गड़बड़ा जाएगा ऐसा इमोजी भेजने से। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता दूं, इसमें क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर सी होगा, सी। ठीक, तो चलिए इसी पर हम लोग आज लास्ट करते हैं। सी आंसर होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। मॉडरेटर इसकी स्पेलिंग में यहां पर ओ होगा, बस ये ध्यान देना है। सौरभ दुबे अमन जी का सबसे ज्यादा रहा है सही, उसके बाद आशुतोष जी, उसके बाद पीयूष जी, सीबी पांडे जी। तो ये रहा हम लोग का रिकॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज की क्लास के लिए। फिर और भी क्वेश्चंस के साथ फिर हम लोग कल मिलेंगे नए प्रश्नों के सीरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।